नमस्कार। आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे और भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कितना दावेदार है, उसकी दावेदारी के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ अस्तित्व में आया, भारत देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उन स्थायी सदस्यों में से था। प्रारंभिक जो सदस्य थे, जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल से लेके 26 जून 1945 तक, उसमें भारत ने भाग लिया था। और उसी सम्मेलन के बाद में एक विधिवत रूप से आज यूएनओ जिस संविधान के रूप में हमारे सामने है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया, तो तब से लेकर आज तक भारत उसका सदस्य रहा है। संस्थापक सदस्य के रूप में यूएनओ के जितने भी सिद्धांत है या उद्देश्य है, जैसे किसी दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, शांति और उसका पालन करना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना है, इन सब का भारत यूएनओ के जो भी सिद्धांत उद्देश्य हैं उनका पुरजोर समर्थन करता है। अपन देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुकूल है। उसी के अनुसार भारत की विदेश नीति के जो अपन संविधान में देखते हैं, इसका झलक अपने को देखने को मिलती है। जो नीति निर्देशक वाला पार्ट है संविधान का, उसका जो अनुच्छेद 51 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण तरीके से अपन विवादों का समाधान करे, दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो जो यूएनओ के सिद्धांत है या यूएनओ जिन सिद्धांतों पर कार्य करता है, भारत की विदेश नीति उससे हूबहू मिलती जुलती है, उन्हीं के वो अनुकूल है। जैसे सितंबर 1946 में भारत के जो समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी ने संबोधित करते हुए वहाँ की महासभा को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की भावना व शब्दों के प्रति पूर्ण सहयोग करने तथा बिना शर्त पालन करने हेतु कटिबद्ध है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर की भावना है कि एक देश किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति का पालन करे, उसी तरीके से भारत अपनी विदेश नीति का पालन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के लिए वह पूर्णतया कटिबद्ध है। आज तक अपन यदि देखें 1945 से लेकर, तो भारत की क्या भूमिका यूएनओ में रही है, किन किन जगहों पर भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, या जो विकासशील देश है, तीसरी दुनिया के देश है, उनके हितों के लिए भारत ने क्या कार्य किया है, तो अपन इसकी चर्चा निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि उपनिवेशवाद की समाप्ति। देखिए, क्योंकि भारत स्वयं एक उपनिवेशवाद जैसी जो समस्या थी उससे पीड़ित रहा था, उसने खुद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी झेली थी। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले भारत ने, हालांकि पहले भी उसने किया, लेकिन जो भी एशिया अफ्रीका के जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, परतंत्र देश थे, उनकी स्वतंत्रता के लिए भारत ने यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया। भारत ने एशियाई सम्मेलन आयोजित किया था 1947 में नई दिल्ली में। ये जो सम्मेलन हुआ था वो 1947 में हुआ था नई दिल्ली में। और बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 1955 में हुआ। तो यहाँ पर भी परतंत्र जो देश थे, जो आज़ादी की लड़ाई अपनी लड़ रहे थे, इनकी मांगों का भारत ने समर्थन किया था। उसके बाद 1960 में अपन देखते हैं कि यूएनओ ने उपनिवेशवाद की समिति के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में जो कमेटी थी, उस कमेटी में उपनिवेशवाद की जो समाप्ति के लिए कमेटी बनाई गई थी, भारत को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और भारत की अध्यक्षता में उस कमेटी ने कार्य किया, और उसी के प्रयासों के फलस्वरूप 1960 में अफ्रीका के जो 16 देश थे वो एक साथ स्वतंत्र हो गए थे। और ये एक तरीके से उपनिवेशवाद के अंत की जो प्रक्रिया थी वो चल पड़ी थी। इसके बाद इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नामीबिया की स्वतंत्रता, इन देशों की स्वतंत्रता में भी भारत का जो योगदान है वो काफ़ी रहा। ये 1960 में अफ्रीका के जो 16 देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे, जो 16 देश थे, इसकी ये जो घटना घटी थी, इसको उपनिवेशवाद के विघटन की घोषणा यूएनओ के द्वारा की गई थी। इसको इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा बिंदु अपन देखते हैं, रंग भेदता, जातीय भेदभाव का विरोध। देखिए, भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज भारत के साथ बहुत ज़्यादा रंग भेद की नीति अपनाते थे और एक तरीके से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। तो भारत इसका भुक्तभोगी होने के नाते यूएनओ में सबसे पहले उसने महासभा में, इसी जो उसका पहला ही अधिवेशन हुआ था, उसमें रंग भेद की नीति का मुद्दा उठाया। अफ्रीका की जो सरकार उस समय विश्व में सबसे ज़्यादा रंग भेद नीति के लिए जानी जाती थी,
तो भारत ने उसके साथ अपने जो भी व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे वो तोड़ लिए थे। उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को जब महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, मानवाधिकारों में कि सभी मनुष्य समान है, लिंग जाति भेद के रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो उसका भारत ने पुरजोर समर्थन किया। इसी जो दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति थी, 1952 में भारत सहित 18 देशों ने रंग भेद की नीति की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था कि कोई एक आयोग बनाया जाए जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है या वहाँ की जो सरकार ऐसा कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और जांच करे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने इसको घरेलू मामला बताकर जांच का विरोध किया था, क्योंकि देखिए जैसे अपन देखते हैं कि यूएनओ के जो सिद्धांत है जो अपन ने पहले पढ़े थे, उसमें एक बात थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका ने ये कहकर इसका विरोध किया कि ये दक्षिण अफ्रीका का घरेलू मामला है, जबकि ये जो रंग भेद की नीति थी ये मानवाधिकारों से जुड़ी हुई थी, प्रत्येक मनुष्य से, चाहे वो विश्व के किसी भी देश में निवास करता है, उससे जुड़ी हुई थी। तो इसलिए महासभा ने 1963 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका पर कुछ प्रतिबंध लगाए और उसके बाद में ये रंग भेद और जो जाति भेदभाव वहाँ किया जाता था उसका विरोध किया। तीसरा भारत का जो अपन योगदान देखते हैं वो निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्र की जो होड़ है या शस्त्र जो है उनको समाप्त करना। भारत चाहे यूएनओ के अंदर रहा हो या बाहर रहा हो, हमेशा ही निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। 1963 की जो आंशिक परमाणु परीक्षण संधि थी उस पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि उस संधि के तहत जो परीक्षण था वो ये वायु में और भूमि में किया जा सकता था, लेकिन वायु में इसका 1963 की जो आंशिक परमाणु परीक्षण संधि थी उस पर भूमिगत में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। बाकी वायुमंडल है, बाहरी जो वायुमंडल या फिर पानी में, इनके ऊपर किसी प्रकार का जो प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तो भारत ने इसके ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर। 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसका कारण ये था क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि 1968 की में ये व्यवस्था की गई थी कि जो परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र है वो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को किसी प्रकार की कोई सामग्री या परमाणु शस्त्र उपलब्ध नहीं करवाएंगे, जबकि इस संधि में जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है उनके ऊपर शस्त्रों के विस्तार पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत का ये मानना था कि ये भेदभावपूर्ण संधि है। भारत का ये मानना है कि जब तक कोई व्यापक या सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण है नहीं किया जाता है तब तक जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है वो किसी प्रकार से शस्त्रों को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगला अपन जो बिंदु देखते हैं वो तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का हित व विकास। तो यहाँ देखिए तीसरी दुनिया का मतलब है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है उनका। भारत हमेशा से मानना रहा है भारत का कि विश्व की सामाजिक और जो आर्थिक प्रगति है वो विश्व शांति तभी स्थापित हो सकती है जब विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी, क्योंकि ये जो देश थे तीसरी दुनिया के देश ये उपनिवेशवाद का शिकार रहे थे और ये आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो इनके हितों का जो भारत है वो हमेशा ही समर्थक रहा। भारत का ये मानना रहा है कि विकसित देशों के पास जो भी तकनीक है जिससे उन्होंने अपने यहाँ पर विकास किया है तो वो तकनीक है विकासशील देशों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए और उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों से ही G17 की जो है वो स्थापना हुई, ताकि तृतीय विश्व के जो देश है वो आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। भारत ने महासभा में नियो, जिसको नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है, इसकी मांग की थी। 1976 में महासभा ने अपने यहाँ पर इसको पारित भी कर दिया और इस जो नियो की मांग थी उसमें महासभा ने ये कहा कि समतापूर्ण अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर पर समान अर्थव्यवस्था का स्थापित किया जाए। उसमें विश्व बैंक और IMF, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं हैं उनका पुनर्गठन भी किया जाए। वर्तमान में यदि अपन देखें तो भी WTO विश्व व्यापार संगठन में जो भी वार्ताएं होती है तो उसमें भारत विकासशील देशों के पक्ष का पुरजोर समर्थन करता है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, सब्सिडी देने से संबंधित हो। उसमें 1992 के जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ उसमें भी भारत ने तीसरी दुनिया के पक्ष को रखा, जो ये ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो नामक जगह पर हुआ था। क्योंकि अमेरिका जैसे जो विकसित देश है वो ये चाहते हैं कि विकासशील देश भी उनके बराबर ही कटौती करे कार्बन उत्सर्जन में,
और जबकि विकासशील देशों का ये मानना है कि विकसित देश पहले से अपने यहाँ पर विकास कर चुके हैं, तो अब विकासशील देशों को विकसित देश कर चुके हैं तो विकासशील देशों को भी कुछ छूट इसमें प्राप्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत का योगदान। तो भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है, चाहे कोरिया युद्ध हो, वियतनाम समस्या को हल करने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूएनओ की जितनी भी शांति सेनाएं हैं उनमें भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब तक भारत कम से कम 41 शांति मिशनों में भाग ले चुका है और वर्तमान में यदि अपन देखें तो 17 शांति मिशन है अभी वर्तमान में जो यूएनओ के चल रहे हैं, उनमें भारत अभी भी उनका एक तरीके से भारत की जो सेना है या सैनिक है वो वहाँ पर तैनात है। तो इस प्रकार भारत की यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के देशों के हितों को उठाने में हो या फिर निःशस्त्रीकरण या फिर उपनिवेशवाद जैसी समस्याएं हैं जो वैश्विक समस्याएं थी, उनके समाधान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब अपन देखते हैं यूएनओ में सदस्य के रूप में भारत। तो सर्वप्रथम जैसा कि अपन ने देखा कि संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इसका रहा है जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख एक अंग है सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य भारत अब तक चुना जा चुका है। 8वीं बार वो हाल ही में भारत जून 2020 में चुना गया है। आठवीं बार वो जून 2020 में चुना गया है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। इससे पहले अपन देखते हैं कि देखिए 1950-51 में वो रहा, 1967-68 में रहा, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011 में भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है और अब 8वीं बार 2021-22 के लिए भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। जैसा कि अपन देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 जो स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जो 5 महाशक्तियाँ उस समय थी, उन्हीं को स्थायी सदस्य आज तक वो बने हुए हैं। अब भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर तो काफ़ी बार चुना जा चुका है, लेकिन विश्व स्तर पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जो मांग है वो लगातार उठाई जा रही है, क्योंकि जब से यूएनओ की स्थापना हुई है 1945 से लेकर अब तक विश्व की जो परिस्थितियाँ वो काफ़ी बदल चुकी है। विश्व में कई राष्ट्र उभर कर सामने आए जो स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अभी भी वही 5 राष्ट्र इसके स्थायी सदस्य बने हुए हैं। तो भारत की भी लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है और स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा है। अब भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में अपन निम्न तर्क दे सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 1947 से लेकर आज तक अपन यदि देखें तो भारत में जितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का यहाँ पर चुनाव होते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये विश्व की उभरती आर्थिक महाशक्ति है। आज वर्तमान में विश्व स्तर पर जैसे जापान है, ब्राज़ील है, इन देशों के साथ भारतीय एक अपनी वैश्विक रूप में आर्थिक रूप में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यदि अपन बात करें भारत की विदेश नीति की, तो ऐतिहासिक रूप से अब तक लेकर विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है भारत की विदेश नीति। तो इस तरीके से भी भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का एक दावेदार बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति मिशन रहे हैं, सेना रही है, उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश रहा है भारत अब तक। अभी भी अपन ने पढ़ा कि 17 जो शांति मिशन पीस मेकिंग सेनाएं जो तैनात है यूएनओ की, उनमें भारत की सेना अभी भी तैनात है। यदि अपन जनसंख्या के आधार पर देखें, क्षेत्रीय आकार इसका देखें, जीडीपी देखें, आर्थिक क्षमता देखें, सांस्कृतिक विविधता की यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है, तो इन सभी पैमानों पर भी भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बनने के लिए खरा उतरता है। तो इसलिए यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। धन्यवाद।